प्रीपोजिशंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रीपोजिशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 अंगों में से छठा अंग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि कल हमने कहा कि 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और छठा जो है वो है प्रीपोजिशन। तो आज हम डिटेल में प्रीपोजिशंस की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हाउ दे आर हेल्पफुल इन कंपोजिंग अ लैंग्वेज। कैसे एक लैंग्वेज के फॉर्मेशन में प्रीपोजिशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम जानें कि व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस आर मैनी इन नंबर। बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जो आप लैंग्वेज में इन, ऑन, फॉर, सिंस, एट, बिफोर, बिहाइंड ये सब देखते हैं, वो सब प्रीपोजिशंस ही हैं। तो ये कैसे शब्द होते हैं प्रीपोजिशंस, पहले ये समझें और फिर उनका यूज़ के बारे में सीखेंगे। तो प्रीपोजिशंस आर रिलेशन शोइंग वर्ड्स। अगर हम शॉर्ट में कहें तो प्रीपोजिशंस संबंध सूचक शब्द होते हैं जो एक नाउन से नाउन के बीच में, यानी नाउन और नाउन एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित है वो ये बता सकते हैं। जैसे एक नाउन हो गया हाथ और एक नाउन हो गया पेन। तो पेन और हाथ में क्या रिलेशन है? अगर इस पेन को, एक पेन है और एक हाथ है, तो ये पेन हाथ में है। तो संबंध किससे पता चलता है? में ऐसा शब्द है, हाथ में है, पेन हाथ में है। तो पेन और हाथ के बीच में ऐसा शब्द है जो यह सूचना देता है कि ये दोनों नाउन किस तरीके से संबंधित हैं। वह बेंच पर बैठा है। तो बेंच और वह, बेंच नाउन हुआ और वह प्रोनाउन हुआ। तो नाउन या प्रोनाउन के संबंध, या फिर नाउन से नाउन के बीच में संबंध, या इस तरीके से नाउन प्रोनाउन या कभी कभी दो प्रोनाउन के बीच के संबंध को जो शब्द दर्शाएंगे, दिखाएंगे, उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे मछली तालाब में है, तो यहाँ प्रीपोजिशन है इन, क्योंकि इन मतलब होता है में। तो इसी तरीके से कई इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। अब जब हम परिभाषा सीख चुके हैं, अब हमें जानना चाहिए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, सबकी चर्चा कर पाना भी मुश्किल है। उसके लिए आपको बुक का भी थोड़ा सहारा लेना चाहिए, लेकिन जो बहुत मुख्य हैं उनकी चर्चा मैं अभी कर देता हूँ। जैसे हम आम तौर पे इन और ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन का मतलब हुआ किसी चीज़ के अंदर, जैसे पानी के अंदर मछली है, तो मछली हो गई नाउन और पानी हो गया नाउन। अब इन दोनों में संबंध बताने के लिए इन कहना पड़ेगा। लेकिन चिड़िया पानी के ऊपर है, तो ऊपर कहने के लिए ऑन कहना पड़ेगा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। द बर्ड इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जबकि द फिश इज इन द वाटर, है ना। फिश लिव्स इन वाटर, ठीक है। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। अभी ऑन का प्रयोग मैंने किया ऊपर बताने के लिए। तो इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर। लेकिन इन के साथ एक इनटू भी होता है प्रीपोजिशन। इन तो स्थिर चीज़ों को दिखाने के लिए होता है, लेकिन इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ मोशन में होती है। जैसे द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। तो यहाँ जम्प्ड एक मोशन को दिखा रहा है, तो यहाँ इन का प्रयोग ना करके हम करेंगे इनटू का प्रयोग। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। आई बात समझ में?
अब सिंस और फॉर का भी प्रयोग जानिए। सिंस और फॉर दोनों प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस लगाइए और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए फॉर का प्रयोग कीजिए। जैसे आई हैव बिन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, तो 5 years पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। और सिंस 2015 ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगाइए। इसी तरीके से अंडर, अंडर मतलब के नीचे, यानी पेड़ के नीचे लड़का खेल रहा है, तो अंडर। बीनीथ का मतलब भी के नीचे ही होता है, लेकिन किसी सरफेस एरिया के नीचे, जैसे धरती के नीचे सोना है, तो वहाँ बीनीथ लगाइए। अब आफ्टर मतलब बाद में होता है, बिफोर मतलब पहले होता है। महेश केम आफ्टर, आफ्टर मी, है ना। तो आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। कम बिफोर 4 o'clock टुमारो। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, जबकि उसमें एस लगा दीजिए बिसाइड्स, तो उसका मीनिंग हुआ के अलावा। जैसे चाय के अलावा उन्होंने मुझे नमकीन भी सर्व किया, है ना। तो बिसाइड्स टी ऐसे कहना होगा, चाय के अलावा, है ना। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट, यानी ईमानदार होने के अलावा वह बहुत मेहनती भी है, तो बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज लेबोरियस टू। और जैसे एट एक प्रीपोजिशन है, आमतौर पे खूब भाषा में इस्तेमाल होता है, तो एट का प्रयोग डायरेक्शन को शो करने के लिए करते हैं। जैसे लुक एट मी, तो एट टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन यू शुड लुक, किधर देखना है एट से पता चलता है। एट पॉइंट ऑफ टाइम को भी दिखाता है, जैसे आई केम एट 10 o'clock, सही निश्चित समय के बारे में भी एट जानकारी देता है। एट का प्रयोग प्लेस के रेफरेंस में भी होता है। अभी तो टाइम के रेफरेंस में आपने देखा, लेकिन प्लेस के रेफरेंस में भी एट का प्रयोग हो सकता है। जैसे आई लिव इन पटना एट इंडिया गलत है। जो छोटा स्थान है उसमें एट लगना चाहिए और बड़े स्थान में इन लगना चाहिए। तो क्या बनेगा, आई लिव एट पटना इन इंडिया, ना कि आई लिव इन पटना एट इंडिया नहीं होगा। बड़ा जो जगह रहेगा उससे पहले इन का प्रयोग करेंगे और छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एक ही जगह के बारे में कहना हो, जैसे मैं पटना में रहता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई लिव इन पटना, और आप ये भी कह सकते हैं आई लिव एट पटना। लेकिन जब दो प्लेसेस की बात होगी और छोटे बड़े का अंतर होगा, तो इन और एट का प्रयोग अलग अलग तरीके से करिए। ठीक इसी तरीके से अब जब मैंने कहा था कि ऑन मतलब होता है ऊपर, तो ऑन मतलब ऊपर का मतलब हुआ कि दो चीज़ें सरफेस टच में होनी चाहिए। जैसे हथेली के ऊपर है पेन, पेन हथेली के ऊपर है, दोनों में सरफेस टच है तो ऑन। टेबल के ऊपर बोतल है तो ऑन। लेकिन सिर के ऊपर पंखा भी तो है, तो ऑन माई हेड नहीं, ये गलत प्रीपोजिशन है। तब क्या होगा, तब आपको कहना होगा ओवर। यानी जब सरफेस टच में नहीं हो लेकिन ऊपर हो कोई चीज़, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो लेकिन सरफेस टच में नहीं हो, सिर में सटा हुआ तो पंखा नहीं है, तो इसलिए हम उसको ऑन नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे ओवर। लेकिन जब ये हाइट
बहुत ऊंची हो जाएगी। जब ज़्यादा हाइट की बात होगी, जैसे हेलीकॉप्टर मेरे मकान के ऊपर उड़ रहा है, तो वो ग्रेट डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए आप एबव का प्रयोग करते हैं। तो तीनों का तो एक ही मीनिंग है, ऑन, ओवर और एबव। लेकिन कंफ्यूजन तो तभी शुरू होती है क्योंकि प्रीपोजिशंस का एक कोई मीनिंग नहीं होता है। प्रीपोजिशंस का मीनिंग समय और स्थान के अनुसार चेंज होते रहता है। जैसे टू, टू मतलब को होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, तो कहीं कहीं टू का मतलब से भी निकल सकता है ना। जैसे माई मदर इज टॉकिंग टू या विद, है ना। विद मतलब होता है के साथ, तो कहीं कहीं पे टू का मीनिंग के साथ भी निकल सकता है या से भी निकल सकता है। तो प्रीपोजिशंस थोड़ा कंफ्यूज करने वाले शब्द दिखते हैं, इसके लिए हमें प्रीपोजिशंस के लिस्ट से भी सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। और अभी बहुत सारे प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जिनका डिस्कशन अभी भी नहीं हुआ है। जैसे बियॉन्ड हो गया। बियॉन्ड का मतलब होता है कि उस पार। जैसे यह मेरे क्षमता के बाहर है, इट इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटी, है ना। और मेरे दोस्त का गांव पहाड़ के उस पार है, तो बियॉन्ड द माउंटेन, है ना। इन अर्थों में बियॉन्ड का प्रयोग होता है। अमिस्ट एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के मध्य, के बीच। जैसे झगड़े के बीच वो मुझसे पैसे मांगने लगा। झगड़ा हो रहा था, उसी बीच वो मुझसे पैसे मांगने लगा। तो अमिस्ट द डिस्प्यूट, अमिस्ट द क्वेरल। अमिस्ट का मतलब होता है के मध्य या के बीच, है ना। इन सब स्थितियों के बीच, अमिस्ट सच सर्कमस्टांसेस, ऐसे। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रीपोजिशंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। मैं ये कहता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट वाला हमने डिस्कस किया है, बाकी आपको सेल्फ स्टडी करके उसके प्रैक्टिकल यूज़ को समझना होगा, बना के और करेक्शन वर्क करवाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब आप प्रीपोजिशन पे पूरी तरीके से होल्ड बना सकते हैं। अन्यथा ये बहुत कंफ्यूज करने वाला विषय है। और एक कंफ्यूजन फ्रेजल वर्ब्स के कारण भी बढ़ जाती है कंफ्यूजन, क्योंकि कुछ वर्ब्स जिनके बाद प्रीपोजिशन लगते हैं वो वर्ब अपना मीनिंग खो देते हैं और उनका मीनिंग एक नया मीनिंग आ जाता है। जैसे अगर आपने एक्सरसाइज बनाते हुए देखा हो एक्टिव पैसिव में कि ही वॉज लुकिंग इनटू द केस, तो लुकिंग इनटू एक फ्रेजल वर्ब बन गया। अब इसका मतलब वो साधारण नहीं रहा कि देखना, इसका मतलब हो गया छानबीन करना। लुक आफ्टर का मीनिंग अगर आप सेपरेटली देखेंगे तो लुक माने देखना, आफ्टर मतलब बाद में, और दोनों को मिलाने पे कोई मीनिंग नहीं आता। बाद में देखना ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि लुक एक मेन वर्ब है और आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, तो उसका एक अपना फिक्स्ड मीनिंग भी निकलता है, और उसी को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। और फ्रेजल वर्ब्स के कारण कई बार हमें मीनिंग समझने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेजल वर्ब्स नाम का एक टॉपिक आपके ग्रामर बुक्स में दिया रहता है, उसको भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके रोज़ 10-5 करके और रिवाइज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, राइट। सो ब्रेक, अगर आप एक मेन वर्ब लेते हैं ब्रेक और उसके साथ एक डाउन, अप डाउन भी तो प्रीपोजिशन है ना, अप माने ऊपर, डाउन मतलब नीचे। लेकिन जब आप फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन को देखते हैं तो उसका अपना निजी मीनिंग नहीं रहता है, उसका मीनिंग एक कंबाइंड मीनिंग होता है। जैसे ब्रेक डाउन का मतलब हो गया किसी इंजन का खराब हो जाना या फिर किसी मशीनरी का खराब हो जाना, चाहे वो दिल ही क्यों नहीं हो, है ना।
या कार ही क्यों नहीं हो, द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, तो किसी चीज़ का बिगड़ जाना। अब ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना। अब ब्रेक तो वही रहा, ब्रेक तो वही वर्ब है, लेकिन आउट प्रीपोजिशन चेंज होने से मीनिंग भी बदल जा रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है? फ्रेजल वर्ब्स के कारण। तो फ्रेजल वर्ब्स बच्चों को आपको बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ना और सीखना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आम तौर पे क्लासरूम्स में टीचर तो बहुत कम ही होंगे जो इस टॉपिक को लेके बैठेंगे और 1 घंटा लगाएंगे। तो ये सेल्फ स्टडी का विषय मैं मानता हूँ, इसको आप पढ़िए और सीखते रहिए, ठीक है। क्लियर है?